मीरा अपने दोनों बच्चों राजा और रानी को लेकर अपनी माँ के घर जा रही थी। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई थीं और उसके बच्चे हर साल की तरह अपनी नानी के घर जाने के लिए बहुत खुश थे। मीरा कहती है, बड़ी अजीब बात है ना। हर साल तो छुट्टियां आने से पहले नानी हमें बार बार फोन करती थी कि जल्दी आ जाओ, पर इस बार नानी ने एक भी बार फोन नहीं किया। ऐसा क्यों माँ? क्या नानी हमसे नाराज है? राजा ने पूछा। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। चलो मिलते हैं, जाकर सब ठीक हो जाएगा। मीरा ने बच्चों को समझाया। थोड़ी देर में वे सब नानी के घर पहुंचते हैं। मीरा दरवाजा खटखटाती है पर बहुत देर तक नानी बाहर नहीं आती। यह क्या? दरवाजा बाहर से बंद नहीं है, तो नानी अंदर ही होंगी, रानी बोली। थोड़ी देर बाद नानी बाहर आती हैं, पर वे देखकर खुश नहीं हुई। मैं कब से खटखटा रही थी मगर आप खोल ही नहीं रही थीं। क्या आप सो रही थीं? मीरा ने पूछा। नानी ने गुस्से से कहा, हाँ मैं सो रही थी, पर तुम लोग अचानक क्यों आ गए हो? हम तो सरप्राइज देने आए थे नानी, मीरा ने कहा। नानी ने मनाही की तरह जवाब दिया, अभी अंदर मत आना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इतना कहकर नानी अपने कमरे में चली जाती हैं। मीरा हैरान सी रहती है। वह बच्चों से कहती है, कुछ तो गड़बड़ है, नानी कभी ऐसे व्यवहार नहीं करती थी। ठीक है, तुम दोनों हाथ मुंह धो लो, मैं कुछ देती हूँ। मीरा उनकी माँ के कमरे में जाती है और देखती है कि कमरा बहुत गंदा पड़ा है और नानी बेड पर चुपचाप लेटी हैं। ये सब क्या है माँ? आप तो हमेशा कमरे को साफ रखती थीं। अचानक ऐसा क्यों? मीरा ने पूछा। नानी ने गुस्से से कहा, मेरा घर है, मैं जैसे चाहूं रखूंगी। और हाँ, मैंने कुछ नहीं बनाया। तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम आ रही हो? मीरा चुप होकर बाहर जाती है। वह रसोई में जाकर बच्चों के लिए खाना बनाती है, पर मन में बेचैनी रहती है। नानी का ऐसा बर्ताव पहले कभी नहीं देखा था। तभी बच्चों की आवाज सुनाई देती है। राजा और रानी जोर जोर से रो रहे हैं। मीरा भागकर जाती है और देखती है कि रानी फर्श पर गिरी हुई है और राजा को नानी जादुई छड़ी से मार रही है। मीरा तुरंत आकर राजा को बचाती है। तुमने बच्चों को तमीज नहीं सिखाई क्या? मैंने साफ कहा था, मेरे कमरे में मत आना, पर इसने नहीं माना। पर माँ, बच्चे हैं, गलती हो गई, मीरा कहती है। नानी फिर गुस्से में कमरे में लौट जाती है। मीरा और उसके बच्चे परेशान होते हैं। माँ, हमें यहाँ नहीं रहना, वो हमारी नानी नहीं है, चलो घर चलते हैं, राजा कहता है। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। नानी तुमसे बहुत प्यार करती हैं, पर कभी कभी गुस्सा भी कर लेती हैं। चलो शांत हो जाओ, मीरा झुठलाती है, पर अंदर अंदर उसे कुछ अलग सा महसूस होता है। मीरा अपनी बचपन की सहेली सीमा घर के पास ही रहती है। मीरा बच्चों को लेकर सीमा के घर चली आती है और सब कुछ बता देती है। ये क्या बात कर रही हो? अगर सच में नानी में कुछ अजीब हुआ है तो हमें जल्दी कुछ करना चाहिए, सीमा कहती है। मैं और रोहित, जो कि सीमा के पति हैं, तुम्हारे साथ चलेंगे। मीरा और सीमा चुपके से नानी के घर वापस आती हैं। सीमा को रोहित बताता है, हमें नानी पर कुछ समय नजर रखनी चाहिए। सीधे अंदर जाएंगे तो वो देख लेगी, इसलिए चुपके चुपके जाएंगे, जिससे हम अंदर भी जा सकते हैं और पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, पर हम बिल्कुल शोर नहीं करेंगे, मीरा कहती है, क्योंकि वह नानी की जान को लेकर बहुत चिंतित थी। वे धीरे धीरे नानी के कमरे में जाते हैं और डरावनी आवाजें सुनते हैं। एक आवाज बहुत ही भयानक चुड़ैल की थी और डराने वाली थी, और दूसरी आवाज नानी की ही थी। तुझे मेरा शरीर चाहिए था, न ले ले, लेकिन मेरे बच्चों को कुछ मत करना। फिर चुड़ैल बोली, अगर तुम अपने बच्चों को नहीं मार सकती तो मैं उन्हें मार दूंगी। एक बार मेरा काम हो गया तो मैं और ताकतवर बन जाऊंगी, वह डरावनी चुड़ैल कहती है। नहीं, मैं बच्चों को नहीं मार सकती, नानी की आवाज कमजोर सुनाई देती है। तभी चुड़ैल गुस्से से नानी को मारने लगती है। मीरा गुस्से से दौड़ती है और चुड़ैल को रोकने की कोशिश करती है। नानी पर टिकी हुई चुड़ैल बंदूक से मीरा को हवा में उठा देती है, पर तभी सीमा झाड़ू से और रोहित बंदूक से उस चुड़ैल को मारने लगता है। राजा भी कुल्हाड़ी लेके मदद में कूद पड़ती है। रानी जादुई लालटेन जलाए खड़े रहते हैं। उसके बाद तुरंत ही चुड़ैल को इतनी चोटें लगती हैं कि वह मरकर गायब हो जाती है। जैसे ही चुड़ैल भागती है, सब दूसरे कमरे में चले जाते हैं और नानी और मीरा बहुत खुश थे।
फिर नानी मीरा से रोते हुए बोलती है, बेटी मुझे माफ करना। अगर तुम लोग आज नहीं होते तो मेरी माँ का क्या होता? मैं उन्हें हमेशा खो देती। मीरा ने कहा। सीमा ने कहा, हमेशा साथ रहेंगे। अब सब ठीक हो जाएगा। राजा और रानी भी खुशी से नानी के पास जाकर उनसे खुशी से मिलते हैं। आखिरकार सब कुछ पहले जैसा हो गया। नानी का भी डर खत्म हो गया। फिर नानी नए घर में रहने लगी। जब मीरा अपने बच्चे के साथ अपने घर जा रही थी, तब नानी ने रानी को लालटेन और राजा को एक बंदूक गिफ्ट में दी। प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। शीर्षक माँ का आशीर्वाद। गांव के एक कोने में एक बूढ़ी माँ, उसका बेटा रामू और बहू सीमा एक छोटे से कच्चे मकान में रहते थे। रामू एक मेहनती किसान था। सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में निकल जाता और देर शाम घर लौटता। माँ अब बूढ़ी हो चली थी, कमजोर हो गई थी, पर उसका दिल अब भी बेटे और बहू के लिए धड़कता था। बहू सीमा पढ़ी लिखी थी और शहर से ब्याह कराई थी। शुरू में उसने सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन धीरे धीरे उसे सास की बातें, उसकी पुरानी सोच और बार बार की टोका-टोकी चुभने लगी। एक दिन सीमा ने रामू से कहा, मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं रह सकती, या तो वो रहेंगी या मैं। रामू अंदर से टूटा, लेकिन माँ का चेहरा उसकी आंखों के सामने था। माँ ने सब सुन लिया था। उसने मुस्कुराते हुए बेटे से कहा, बेटा, मैं कहीं चली जाऊंगी, तुम खुश रहो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। माँ उसी रात एक गठरी में कपड़े बांधकर गांव के मंदिर के पास एक छोटी सी झोंपड़ी में रहने लगी। समय बीतता गया। रामू की फसलें अब सूखने लगी, बारिश नहीं हो रही थी और जैसे किस्मत भी रूठ गई थी। बहू सीमा भी उदास रहने लगी। एक रात रामू ने सपना देखा, माँ एक दीपक लेकर खेत में खड़ी है और चारों ओर हरियाली है। अगली सुबह वो भागा भागा माँ के पास पहुंचा। माँ झोपड़ी के बाहर तुलसी को पानी दे रही थी। माँ, घर चलो, वो रो पड़ा। तेरे बिना ये घर ये खेत सब सूने हैं। माँ ने आंसू पोंछे और बिना कुछ कहे बेटे के साथ चल दी। घर में कदम रखते ही जैसे हवा का रुख बदल गया। अगले ही हफ्ते बारिश हुई, खेत हरे भरे हो गए। बहू सीमा भी बदल गई थी। उसने सास के पांव छुए और कहा, माँ, अब आप ही इस घर की रानी हैं। माँ मुस्कुराई और बोली, जहाँ प्रेम और सम्मान हो, वही असली घर होता है बेटा। सीख, माँ का आशीर्वाद और बुजुर्गों का साथ किसी भी घर की असली दौलत होता है। अगर घर में बुजुर्ग हैं तो समझो खुदा का नूर है। एक राजा और गरीब किसान की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े राज्य में एक दयालु और न्यायप्रिय राजा राज्य करता था। वो अपने प्रजा के भलाई के लिए हमेशा चिंतित रहता था और अक्सर भेष बदलकर नगर और गांवों का भ्रमण करता था ताकि प्रजा की असली स्थिति को समझ सके। एक दिन राजा ने सोचा कि क्यों न गांवों का दौरा किया जाए और देखा जाए कि लोग वास्तव में कितने सुखी हैं। वो साधारण वस्त्र पहनकर एक छोटे से गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक गरीब किसान मिला जो खेत में मेहनत कर रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर पसीने की बूंदें छलक रही थी, लेकिन चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। राजा ने किसान से पूछा, भाई, तुम दिन भर इतनी मेहनत करते हो, क्या तुम सुखी हो? किसान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ साहब, मैं बहुत सुखी हूँ। मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो है उसी में खुश रहता हूँ। खेत में जो उगता है वही खाता हूँ और बाकी बचा हुआ बाजार में बेच देता हूँ। भगवान का दिया सब कुछ है, पत्नी, 2 बच्चे और शांति की नींद। राजा को किसान का जवाब सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, तुम्हें कभी राजा से कोई शिकायत नहीं होती? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा जीवन और अच्छा हो सकता है? किसान ने कहा, राजा तो बहुत अच्छा है, अगर वो ना होता तो हमें सुरक्षा और न्याय कैसे मिलता? गरीबी तो है, पर हम मेहनत करके अपना पेट पाल सकते हैं, और क्या चाहिए? राजा किसान की संतोषी प्रवृत्ति और सकारात्मक सोच से बहुत प्रभावित हुआ। उसने बिना कुछ बताए किसान से विदा ली और महल लौट आया। अगले दिन राजा ने दरबार में उस किसान को बुलवाया। जब किसान दरबार में पहुंचा तो वो चकित रह गया। सामने वही व्यक्ति राजा के सिंहासन पर बैठा था जिससे वो कल खेत में मिला था। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वही व्यक्ति हूँ जिससे तुम खेत में मिले थे। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत प्रेरणा मिली। तुम जैसे लोग ही इस राज्य की असली संपत्ति हो। राजा ने किसान को पुरस्कार स्वरूप एक उपजाऊ खेत, कुछ धन और एक बैल दिया ताकि वो और अच्छा जीवन जी सके।
किसान बहुत भावुक हो गया और बोला, महाराज, आपने जो दिया है वो मेरे लिए बहुत है, पर मैं हमेशा उसी तरह मेहनत करूंगा और अपने गांव की सेवा करता रहूंगा। उस दिन के बाद वो किसान गांव के लिए एक उदाहरण बन गया। राजा ने भी ये सीख ली कि सच्चा सुख संपत्ति में नहीं, बल्कि संतोष, मेहनत और सकारात्मक सोच में होता है। सीख: इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्चा सुख धन दौलत में नहीं, बल्कि संतोष, मेहनत और सकारात्मक सोच में होता है। कहानी रिश्तों की डोर। गांव के एक छोटे से कस्बे में अजय अपने माता पिता और पत्नी रीमा के साथ रहता था। अजय एक सरकारी कर्मचारी था और उसकी पत्नी रीमा एक समझदार, पढ़ी लिखी लड़की थी। अजय की माँ सुशीला पुराने जमाने के विचारों वाली महिला थी, जिन्हें नई पीढ़ी की आदतें और व्यवहार कुछ खास पसंद नहीं आते थे। शादी के कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन धीरे धीरे रीमा और सुशीला के बीच टकराव शुरू हो गया। बात बात पर तकरार होने लगी, कभी खाने के स्वाद को लेकर, कभी कपड़ों को लेकर और कभी रीमा के हरकत को लेकर। अजय अक्सर ऑफिस से थक कर आता और घर में तनाव का माहौल देखकर चुपचाप एक कोने में बैठ जाता। उसने कई बार माँ और पत्नी के बीच सुलह कराने की कोशिश की, लेकिन दोनों अपनी अपनी बातों पर अड़ी रहीं। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि सुशीला ने रोते हुए अजय से कहा, या तो मैं इस घर में रहूंगी या तेरी बीवी। अजय बहुत परेशान हो गया। वो माँ से बेहद प्यार करता था, पर पत्नी को भी वो गलत नहीं मानता था। भावनाओं में बहकर उसने माँ से कहा, अगर आपको इतनी दिक्कत है तो आप कुछ दिनों के लिए मौसी के घर चली जाइए, शायद सबको थोड़ा वक्त मिल जाएगा। सुशीला देवी आहत हो गई। उन्हें अपने ही बेटे से ये उम्मीद नहीं थी। आंसू भरी आंखों से उन्होंने घर छोड़ दिया। माँ के जाने के बाद कुछ दिन तो शांति रही, लेकिन अजय और रीमा के बीच एक अजीब सी खामोशी रहने लगी। अजय अक्सर खोया खोया रहता और रीमा को ये महसूस होने लगा कि उसने शायद एक माँ और बेटे के रिश्ते के बीच दीवार खड़ी कर दी। एक दिन रीमा ने अजय से कहा, मैंने माँ को कभी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की, लेकिन शायद मेरे व्यवहार में कहीं ना कहीं गलती हुई। क्या हम उन्हें वापस ला सकते हैं? अजय की आंखों में चमक आ गई। दोनों उसी दिन मौसी के घर पहुंचे और माँ से माफ़ी मांगी। माँ ने पहले तो थोड़ी नाराज़गी दिखाई, पर बेटे बहू की आंखों में सच्चाई देखकर उनका दिल पिघल गया। घर वापस आकर तीनों ने एक नई शुरुआत की। इस बार ना रीमा ने अपनी आधुनिकता को थोपने की कोशिश की और ना ही सुशीला ने पुरानी सोच को जबरदस्ती लागू किया। अजय ने भी अपने काम के साथ साथ घर को समय देना शुरू किया। धीरे धीरे उनका घर फिर से हंसी खुशी से भर गया। सीख: रिश्ते टकराव से नहीं, समझदारी और प्यार से संभाले जाते हैं। जब दोनों पीढ़ियां एक दूसरे को समझने की कोशिश करती हैं तो हर घर स्वर्ग बन सकता है। देवर भाभी की प्रेम कहानी। गांव के एक छोटे से परिवार में राधा और देवर अर्जुन रहते थे। राधा बहुत सुंदर थी और सास ससुर का पूरा ध्यान रखने वाली और पूरी घर की जिम्मेदारी निभाने वाली स्त्री थी। उसका पति रवि शहर में नौकरी करता था और साल में केवल 1-2 बार ही घर आता था। अर्जुन, उसका छोटा देवर, अभी कॉलेज में पढ़ रहा था और हर समय राधा की मदद करने को तैयार रहता था। समय के साथ अर्जुन और राधा के बीच एक अलग सा रिश्ता बनता गया। राधा की आंखों में अर्जुन को एक स्नेह भरी प्यार दिखाई देती थी, तो राधा को अर्जुन की परवाह में एक गहराई नजर आती थी। दोनों ने कभी एक दूसरे से कुछ कहा नहीं, लेकिन मन ही मन एक जुड़ाव महसूस करते रहे। एक दिन राधा बीमार पड़ गई। पूरे घर में केवल अर्जुन ही था जो उसकी देखभाल कर रहा था। दवाई से लेकर खाना बनाने तक अर्जुन ने हर जिम्मेदारी निभाई। राधा की आंखों में उस दिन कुछ और ही चमक थी, एक ऐसा भाव जो सिर्फ अपनापन नहीं था। अर्जुन भी कुछ महसूस कर रहा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये प्रेम है या कोई और भावना। कुछ दिन बाद गांव में एक शादी थी। राधा ने अर्जुन के लिए खुद अपने हाथों से कुर्ता सिलवाया। जब अर्जुन ने वो कुर्ता पहना और राधा की आंखों में देखा, तो दोनों के बीच मौन में ही बातचीत हुई। उस रात पहली बार दोनों ने खुले दिल से एक दूसरे से बात की। राधा ने कहा, हमारे रिश्ते की एक मर्यादा है अर्जुन, जिसे हम कभी लांघ नहीं सकते। मैं जानती हूँ तुम्हारा मन क्या कहता है और तुम भी मेरे मन की गहराई को समझते हो, लेकिन यह भावना हमें भीतर से तोड़ देगी। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने राधा के पैरों को छूते हुए कहा, आप मेरी भाभी हैं और हमेशा रहेंगी। ये प्रेम अगर सच्चा है तो उसे सीमाओं का आदर करना होगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुँचने दूंगा। उस दिन के बाद अर्जुन ने खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। कुछ सालों बाद वो एक बड़ा अफसर बन गया और राधा भाभी की छोटी बहन से उसकी शादी करा दी गई।
राधा ने अपने जीवन को परिवार की सेवा में लगा दिया। दोनों ने अपनी भावनाओं को मर्यादा में रखकर एक नई परिभाषा दी, एक सच्चे प्रेम की जो बिना स्पर्श के भी गहरा हो सकता है। सीख: ये कहानी दर्शाती है कि हर भावना को काम में लाना जरूरी नहीं होता। कुछ रिश्ते अपने आप में पवित्र होते हैं, जिन्हें मर्यादा में रखना ही सच्चा प्रेम कहलाता है। अंधभक्त गीता चली वोट डालने। एक छोटे से गांव में गीता नाम की एक महिला रहती थी। गीता अपने पति मोहन के साथ साधारण जीवन जीती थी। वह एक मेहनती और भली महिला थी, लेकिन एक कमी थी, वह अंधभक्त थी। जिस नेता को वह पसंद करती थी, उसी की बातें आंख मूंद कर मानती थी। नेता कुछ भी कहे, गीता को लगता था कि वही सही है। चुनाव का दिन आया। गांव में चारों ओर चुनावी हलचल थी। गीता और उसका पति भी वोट डालने निकले। दोनों सुबह सुबह मतदान केंद्र पहुंचे, लेकिन वहां कुछ गड़बड़ी थी। पुलिस और अधिकारी वोटिंग की निगरानी कर रहे थे ताकि कोई गड़बड़ी न हो। गीता लाइन में खड़ी थी और ग्वार जैसे जोर जोर से अपने नेता के नाम के नारे लगाने लगी। उसने बाकी लोगों से भी कहा, सब लोग हमारे नेता को ही वोट देना, वही धर्म के सच्चे रक्षक हैं। पुलिस ने यह सुना तो पास आकर उसे रोका। बीबी, यहां प्रचार की इजाजत नहीं है, वोट निजी होता है। लेकिन गीता नहीं मानी। उसने बहस शुरू कर दी। हम तो सच्चे भक्त हैं, हमारा नेता भगवान के जैसा है। पुलिस ने उसे और उसके पति को समझाने की कोशिश की, पर जब वे न माने तो पुलिस को उसकी पिटाई करके रोकना पड़ा। गीता डर गई और रो पड़ी। तब एक पुलिस अधिकारी ने बहुत शांत स्वर में कहा, बहन, वोट किसी के नाम या धर्म के लिए नहीं होता। वोट देना मतलब अपने भविष्य का फैसला करना। सोचो, तुम्हारे बच्चे स्कूल जाएंगे या नहीं, अस्पताल ठीक हैं या नहीं, सड़कें बनेंगी या नहीं, यह सब उसी पर निर्भर करता है कि तुम किसे चुनती हो। गीता चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर दिमाग में एक नई बात घूमने लगी। उसने पहली बार सोचा कि सच में उसने कभी यह नहीं सोचा था कि नेता का असली काम क्या होता है। वोट डालने के समय उसने मन शांत किया और पहली बार सोच समझकर वोट डाला, उस उम्मीदवार को जो राज्य में स्कूल और अस्पताल बनाने की बात करता था। जब परिणाम आए तो वही उम्मीदवार जीता। धीरे धीरे गांव में सड़कें बनी, बच्चों के लिए स्कूल खुला और अस्पताल में दवाइयां आने लगीं। गीता को गर्व हुआ। वह दिन से गीता गांव की औरतों को समझाने लगी, भक्ति अपनी जगह ठीक है, पर वोट समझदारी से देना चाहिए। वोट धर्म या जाति पर नहीं, काम पर दो। धीरे धीरे पूरा गांव जागरूक हुआ। अगले चुनाव में गांव के हर व्यक्ति ने सोच समझकर वोट डाला और गीता का नाम गांव में जागरूक गीता पड़ गया। वह जो कभी अंधभक्त थी, अब सबकी आंखें खोलने वाली बन गई थी। ट्रैक्टर वाली चुड़ैल। गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पास से जब कोई गुजरता था तो हवा जैसे अचानक भारी हो जाती थी। लोग कहते थे कि वहां किसी चुड़ैल का बसेरा है, लेकिन उमा और रानी उस बात को बस गांव वालों की गप्प समझती थीं। दोनों सहेलियां बचपन से साथ थीं, एक साथ खेतों में खेली थीं, साथ स्कूल गई थीं और अब शहर से कुछ दूर एक कॉलेज में पढ़ने जाती थीं। उमा के पिता बीमार रहते थे और घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। वहीं रानी, जो हमेशा से हंसमुख और निडर थी, उमा की मदद के लिए हरदम तैयार रहती थी। दोनों ने मिलकर सोचा कि कॉलेज तक आने जाने के लिए हर बार बस का किराया देना मुश्किल है, तो क्यों ना कोई उपाय किया जाए। रानी के चाचा के पास एक पुराना ट्रैक्टर पड़ा था, जो अब खेतों में इस्तेमाल नहीं होता था। दोनों ने चाचा से बात की और बड़ी मुश्किल से वो ट्रैक्टर चलाने की अनुमति मिल गई। उसी दिन से दोनों सहेलियां हर सुबह ट्रैक्टर लेकर कॉलेज जातीं। उमा चलाती और रानी साथ बैठती। दोनों रास्ते भर गाना गाती, हंसती, सपने बुनती। एक दिन कॉलेज से लौटते वक्त रास्ते में बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। सड़क फिसलन भरी थी। उमा ने ट्रैक्टर धीरे चलाने को कहा, लेकिन रानी हमेशा की तरह बोली, अरे डर मत, तू संभाल लेगी। लेकिन उसी पल सामने एक बड़ा गड्ढा आया। ट्रैक्टर बेकाबू हुआ और उमा किसी तरह कूद कर बच गई। रानी नहीं बच सकी। गांव में शोर मच गया। उमा बेसुध पड़ी रही कई दिनों तक। वह खुद को दोष देती रही, अगर मैं थोड़ा ध्यान देती, अगर मैं ट्रैक्टर रोक लेती। धीरे धीरे जिंदगी ने उसे फिर कॉलेज लौटने पर मजबूर किया, लेकिन अब ट्रैक्टर के पास जाते ही उसका दिल कांप उठता था। उसने कसम खाई कि अब कभी ट्रैक्टर नहीं चलाएगी। लेकिन एक दिन सपने में फिर कॉलेज जाने लगी। उसमें रानी वहीं जो चुड़ैल रूप में खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी।
बोली, डर मत उमा, मैं यहीं हूं तेरे साथ। उमा पसीने पसीने हो गई। उसने सोचा ये बस कल्पना होगी। अगली सुबह उमा कॉलेज जाने के लिए निकली तो रास्ते में वही पुराना ट्रैक्टर खड़ा था, साफ सुथरा, जैसे किसी ने अभी धोया हो। उसने आसपास देखा, कोई नहीं था। अचानक ट्रैक्टर की सीट पर चुड़ैल दिखी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। तभी एक धीमी आवाज आई, उमा, चल बैठ, देर हो जाएगी। वह आवाज रानी की थी। उमा कांप उठी, पर कुछ था जो उसे रोक नहीं सका, जैसे किसी ने उसके हाथ पकड़कर स्टीयरिंग पर रख दिए हों। दोनों ट्रैक्टर पर बैठी और ट्रैक्टर रानी स्टार्ट की और धीरे धीरे चलाने लगी। उमा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन अजीब बात, डर नहीं था, बस एक अपनापन, जैसे रानी फिर साथ हो। उस दिन के बाद से उमा रोज कॉलेज जाने लगी। ट्रैक्टर वही, आवाज वही। कभी कभी पीछे वाले शीशे में उसे रानी की झलक दिखती, वही मुस्कान, वही नीला दुपट्टा हवा में लहराता। लोगों को यह बात जल्द ही पता चल गई। गांव में फिर से चर्चा होने लगी, वो रानी चुड़ैल बन गई है। लेकिन उमा जानती थी, वो चुड़ैल नहीं, उसकी सच्ची सहेली है। दिन बीतते गए। उमा की पढ़ाई का खर्च भी अचानक किसी अनजान व्यक्ति द्वारा भर दिया गया। कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया कि हर महीने उसकी फीस समय से जमा हो जाती है। उमा को समझ नहीं आया कैसे। एक दिन उसने रात में देखा, घर के बाहर ट्रैक्टर खड़ा था और उसके पास एक चुड़ैल जा रही थी। वो रानी थी। उसी समय उसके पिता की तबीयत और बिगड़ गई। इलाज के पैसे नहीं थे। उमा ने चुड़ैल की तरफ देखा और रोते हुए कहा, रानी, अब मैं क्या करूं? अगले ही दिन अस्पताल से फोन आया, आपके पिता का इलाज किसी ने पूरा जमा कर दिया है। उमा सब समझ गई। रानी अब भी वहीं थी, बस रूप बदल गया था। लेकिन एक दिन कॉलेज जाते वक्त ट्रैक्टर अचानक रुक गया। उमा ने पूछा, क्या हुआ रानी? धीरे से हवा में आवाज आई, मेरा वक्त पूरा हो गया उमा, अब तू संभाल ले। नहीं, तू ऐसे कैसे चली जाएगी? उमा चिल्लाई। रानी मुस्कुराई, मैं गई कहाँ हूं? जब भी तू ट्रैक्टर चलाएगी मैं हवा में तेरे बालों को छू लूंगी। ट्रैक्टर फिर धीरे धीरे चल पड़ा, लेकिन अब उमा अकेली थी, या शायद नहीं। उमा ने पढ़ाई पूरी की, कॉलेज में अव्वल आई। उसने गांव में रानी ट्रैक्टर और गाड़ी का काम शुरू किया। हर गाड़ी के आगे उसे एक चुड़ैल दिखता था, जो रानी की याद में दिखता था। लोग अब उसे ट्रैक्टर वाली दीदी कहते। वो गरीब लड़कियों की फीस भरती, उनके पिताओं के इलाज करवाती, जैसे रानी उसके लिए करती थी। कभी कभी जब रात को वह ऑफिस में बैठी होती तो खिड़की से हल्की सी हवा आती, जैसे कोई कह रहा हो, चल उमा, कल फिर खेत की सैर पे चलें। उमा मुस्कुरा देती, हाँ रानी, चलेंगे, जैसे पहले जाते थे। रहस्यमयी गुफा का राज। एक छोटा सा गांव था, जादूनगर। यहाँ सब कुछ शांत था, लेकिन इस शांति के पीछे छिपी थी एक ऐसी कहानी जिसके बारे में सिर्फ बुजुर्ग लोग चुपचाप बातें करते थे। गांव के पास एक पुरानी रहस्यमयी काली गुफा थी, जिसके अंदर आज तक जो गया वो कभी लौट कर नहीं आया। एक दिन रामू की दादी ने उसे एक पुरानी किताब दी, जिसमें उस गुफा का जिक्र था। रामू को पता चलता है कि उसके दादाजी भी उस गुफा के राज को जानना चाहते थे, लेकिन उनकी मौत अचानक हो गई थी। रामू ने दादी से पूछा, दादी, दादाजी भी उस रहस्यमयी गुफा का राज जानना चाहते थे ना? दादी बोली, हाँ बेटा, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? दादी, मैं भी उस गुफा के रहस्य को जानना चाहता हूं, मैं वहां जाऊंगा। दादी घबरा गईं। नहीं बेटा, वहां जो भी जाता है वो लौट कर नहीं आता। भगवान न करे तुझे कुछ हो जाए। रामू मुस्कुराते हुए बोला, दादी, आप चिंता मत करो, आपका रामू उस गुफा का राज खोलकर ही लौटेगा। बहुत मनाने के बाद दादी मान गईं। अगले दिन रामू ने अपने दोस्तों नेहा और रोहित को सब बताया। नेहा बोली, रामू, वो जगह बहुत खतरनाक है। रोहित ने कहा, हाँ यार, वहां जाना ठीक नहीं होगा। रामू बोला, मुझे डर तो लगता है, पर मैं ये रहस्य इसलिए सुलझाना चाहता हूं क्योंकि दादाजी की आखिरी इच्छा यही थी। नेहा और रोहित ने एक दूसरे की तरफ देखा और बोले, अगर ऐसा है तो हम तुम्हारे साथ चलेंगे। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था, तीनों दोस्त धीरे धीरे गुफा के पास पहुंचे। गुफा का मुंह सदियों से बंद था, पर आज उसके पत्थर खुद ब खुद हट गए, मानो किसी ने उन्हें बुलाया हो। अंदर घुप अंधेरा था,
बस एक हल्की सी रोशनी चमक रही थी। नेहा बोली, यहाँ तो सब ठीक लग रहा है। रामू बोला, नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। तभी एक भारी आवाज गूंजी, कौन हो तुम लोग? तीनों घबरा गए और भागने लगे। रास्ते में नेहा की नजर एक पुराने बक्से पर पड़ी। रुको, वो देखो बक्सा, उसने कहा। बक्सा खोलने पर उन्हें एक बहुत पुरानी किताब मिली। रामू ने किताब खोली और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि इस गुफा में एक राजा पत्थर के रूप में कैद है और उसे सिर्फ एक सच्चा इंसान ही मुक्त कर सकता है। रामू बोला, दोस्तों, शायद हमें जो आवाज आई थी वो उसी राजा की थी। तीनों वापस उसी जगह पहुंचे। कौन हो तुम? रामू बोला। आवाज आई, घबराओ मत बच्चों, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं एक समय का राजा था। मेरे पास एक जादुई छड़ी थी जिसे मैंने लोगों की भलाई में इस्तेमाल किया। लेकिन एक पाखंडी बाबा ने धोखे से वो छड़ी मुझसे ले ली और मुझे पत्थर बना दिया। नेहा ने पूछा, महाराज, यहाँ आने वाले लोगों की मौत क्यों हो जाती है? राजा बोले, क्योंकि इस गुफा पर उस बाबा ने जादू किया है। यहाँ जो आता है वो तब तक बाहर नहीं जा सकता जब तक उसका दिल सच्चा ना हो। रामू बोला, अगर सच्चे इंसान से यह जादू टूट सकता है तो हम कोशिश करेंगे। राजा बोले, बेटा, अगर तुम असफल रहे तो तुम भी पत्थर बन जाओगे। रामू ने दृढ़ता से कहा, मुझे खुद पर और अपने दोस्तों पर भरोसा है। फिर उसने पत्थर को छुआ और एक तेज रोशनी फैली। राजा फिर से इंसान बन गए। राजा ने तीनों को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे साहस और सच्चाई से यह गुफा अब शाप मुक्त हो गई है। जब तीनों गांव लौटे तो सबने उनका स्वागत किया। गांव वाले बोले, रामू, नेहा और रोहित ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका। रामू की दादी की आंखों में खुशी के आंसू थे। अब जादूनगर हमेशा के लिए डर और रहस्य से मुक्त हो गया था। एक समय की बात है। रामपुर नामक गांव में एक बूढ़ी औरत और उसका बेटा रहता था। उसका नाम मदन था। उसकी माँ अपने बेटे की वजह से बेहद परेशान रहती थी। वह कोई काम धाम तो करता नहीं था, उल्टा सारा दिन सोता ही रहता था। उसके इस बर्ताव के कारण उसकी माँ बहुत परेशान रहती थी। एक दिन की बात है। मदन की माँ उससे बोली, मदन उठ जा, सुबह हो गई, कहीं जाकर कुछ काम धाम तो ढूंढ। मदन अपनी माँ की बात सुनकर अनसुनी कर देता है और कहता है, क्या माँ, तुम भी फिर शुरू हो गई? सुबह सुबह ये नहीं कि कुछ बढ़िया सा खाने को दे दे। फिर उसकी माँ उससे बोली, तुझे कुछ शर्म हया तो है नहीं? उल्टा खाने को मांग रहा है। घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है। सब खत्म हो गया, जा कहीं जाकर कुछ काम धाम ढूंढ, तभी खाना मिलेगा। माँ के इतना कहने पर भी मदन के ऊपर कोई असर नहीं होता। वो फिर से सो जाता है। पता नहीं ये मदन भी ना कब सुधरेगा, कब इसे अक्ल आएगी। यह कहकर माँ अपने काम पर निकल जाती है और जब माँ शाम को घर लौटती है तो देखती है मदन सोया पड़ा है। उसे सोता देख माँ आग बबूला हो जाती है और घर के कोने में पड़ा डंडा उठाकर मदन को मारने लगती है। मदन जोर से चिल्लाता हुआ, हाय मर गया रे, आप मार डाला ही, कोई तो बचाओ मामा, मुझे क्यों मार रही हो? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। नाच पिटे सुबह से अभी तक सोया पड़ा है, तुझे कुछ शर्म वर्म है कि नहीं? तभी कुछ गांव वाले मदन के रोने की आवाज सुनकर इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं, अरे क्या हुआ मदन की माँ, इसे क्यों पीट रही हो? क्या बताऊं, तुम सबको तो पता ही है कि यह सारा दिन निखट्टू की तरह घर में खटिया तोड़ता रहता है। बस सारा दिन सोता है और खाता है, कुछ काम धाम तो करता नहीं है। हाँ, ये बात तो सही है। फिर सभी गांव वाले मदन को समझाने लगते हैं और कहते हैं, देख मदन, बेटा माँ कब तक काम करेगी? वो बूढ़ी हो चुकी है, तुझे अब कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा। गांव वालों की बात सुनकर मदन मन ही मन कहता है, ये गांव वाले मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे, मुझे कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा। ठीक है, मैं कुछ ना कुछ काम करूंगा, पर मैं काम क्या करूं? मुझे कोई काम भी तो नहीं आता। इसे क्या काम दे जो ये कर सके? ओए मदन, तुम रात को मेरे खेत की रखवाली कर सकते हो, मैं तुम्हें खेत की रखवाली करने के काम के पैसे भी दूंगा। मदन ये सुनकर बहुत खुश होता है कि रात को रखवाली ही तो करनी है। ये कौन सा बड़ा काम है, दिन में आराम से सोऊंगा, और वह खेत की रखवाली के लिए राजी हो जाता है। वह आदमी मदन से कहता है, पर एक दिक्कत है कि उस खेत में किसी चुड़ैल का साया है और वह रात में खेत पर घूमती रहती है। जो कोई भी रात को उस खेत पर जाता है तो चुड़ैल उसे मार डालती है। अरे,
आप भी ना कैसी कैसी अजीब सी बातें करते हो। ये भूत वूत कुछ नहीं होता और मैं किसी भूत से नहीं डरता। तो ठीक है, तुम रात को खेत पर रखवाली करने पहुंच जाना। और जैसे ही रात होती है, मदन खेत की रखवाली करने पहुंच जाता है और खेत पर पहुंचकर आराम से जमीन पर लेट जाता है और कहता है, रखवाली तो होती रहेगी। पहले मैं थोड़ा आराम कर लूं, फिर खेत की रखवाली कर लूंगा। अब मैं आराम से सोऊंगा। तभी उसे वहां पर किसी औरत के होने की आभास होती है। इतनी रात में कौन औरत हो सकती है यहाँ? तभी उस औरत के होने की आभास खत्म हो जाती है और मदन भी सो जाता है। तभी कुछ देर बाद चुड़ैल मदन के पास बैठी होती है और उसे अपनी डरावनी आंखों से देख रही होती है। तभी मदन उठकर खड़ा हो जाता है और वह दोबारा सो जाता है। ये कैसा आदमी है जो मुझे देखकर सो गया और इसे मुझसे डर भी नहीं लगा? चुड़ैल मदन को उठाने की कोशिश करती है। मदन बड़ी मुश्किल से उठता है और जैसे ही वह चुड़ैल को देखता है तो वह डर जाता है। चुड़ैल, चुड़ैल, चुड़ैल। हाँ, मैं चुड़ैल हूँ। अब मैं तुझे खाऊंगी। मुझे खाकर तुम्हें क्या मिलेगा? मैं तुझे खाकर और भी ताकतवर बन जाऊंगी। मैं तो एक सूखा सा आदमी हूँ और मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, तो मुझे खाकर तुम्हें ताकत कहाँ से मिलेगी? चुड़ैल को मदन की बात सही लगती है और वह मदन से कहती है, तुम खाना क्यों नहीं खाते? तुम खाना खाओगे, तभी तो मैं तुम्हें खाऊंगी। इतने दिनों बाद तो मुझे शिकार मिला है। खाना कहाँ से खाऊं? आज ही तो मैं खेत पर काम करने आया हूँ। काम करूंगा, तभी तो मुझे पैसे मिलेंगे। उन पैसों से मैं खाना खाऊंगा। मदन बड़ी चतुराई और हिम्मत दिखाकर चुड़ैल से कहता है, तुम मुझे खा लेना, लेकिन उससे पहले पहले मुझे खेत का काम खत्म करना है, फिर तुम मुझे खा सकती हो। ठीक है, तुम खेत का काम खत्म कर लो, फिर मैं तुम्हें खाऊंगी। मदन डरते डरते खेत में काम करने लग जाता है। साथ में उसे उस चुड़ैल से भी डर लग रहा था कि कहीं चुड़ैल उसे खा ना जाए। ऐसा करते करते सुबह हो जाती है और चुड़ैल भी चली जाती है, क्योंकि चुड़ैल रात को खेत में आती थी और सुबह होने से पहले वह चली जाती थी। ये देख मदन की जान में जान आ जाती और वह अपने घर चला जाता है और घर पहुंचकर चुपचाप खड़ा हो गया। क्या हुआ, क्यों चुप डरे हो? कोई भूत देख लिया? माँ पूछी। क्या माँ भूत नहीं, चुड़ैल देखी है। चुड़ैल पागल वागल हो गया है क्या? अभी तो एक ही रात काम किया है, थक गया। बस माँ, मैं सही कह रहा हूँ। मैंने खेत पर चुड़ैल को देखा है। वो मुझे खाने वाली थी। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचाकर आया हूँ। ये सब तेरे काम ना करने के बहाने हैं, लेकिन तू चाहे कितना बहाना बना ले, काम तो तुझे करना ही पड़ेगा। मदन बेचारा माँ को कहता ही रह जाता है, पर माँ मदन की बातों का यकीन नहीं करती। और तभी मदन को भूख भी लगी थी। तभी मदन माँ से कहता है, माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है, खाना ला दो। उसकी माँ मदन के लिए खाना लेकर आती है। मदन खाना देखकर खुश हो जाता है और वह खाना की तरफ देखने लगता है। तभी उसे चुड़ैल की बात याद आ जाती है और वह खाना छोड़ देता है। मदन, खाना क्यों छोड़ दिया बेटे? खाना अच्छा नहीं बना क्या? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। खाना तो अच्छा बना है, पर मन नहीं है। और फिर मदन बिना खाना खाए भूखा ही रह जाता है। वह पूरी रात का जगा हुआ था, तो उसे नींद भी आ जाती है। और फिर रात को मदन की माँ मदन को जगाती है और कहती है, मदन, तू सोता ही रहेगा या खेत पर काम करने भी जाएगा? माँ, आज मैं खेत पर काम करने नहीं जाऊंगा। खेत पर चुड़ैल है। चुड़ैल? मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। इतनी मुश्किल से तो तुझे काम मिला है और तू काम करने के लिए मना कर रहा है। बस बहुत हो गया, अब जा खेत पर। मदन के इतना कहने पर भी माँ नहीं मानती और मदन को ना चाहते हुए भी खेत पर जाना पड़ता है। और खेत पर पहुंचकर वह जमीन पर बैठ जाता है और इधर उधर देखने लगता है कि कहीं चुड़ैल ना आ जाए। वह सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक मदन की चीख निकल जाती है। चुड़ैल मदन के पास बैठी होती है। चुड़ैल जी, आप? हाँ, मैं कल तो तूने मुझे अच्छा बेवकूफ बनाया, पर मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। आज तो मैं तुझे खाकर और भी ताकतवर बन जाऊंगी। देखो चुड़ैल जी, आप गुस्सा मत करो। आप मुझे खा लेना। मेरा थोड़ा सा काम है, मैं उसे खत्म कर लूं, फिर खा लेना। मदन का काम भी खत्म हो जाता है। तभी चुड़ैल मदन से कहती है, अब तो तेरा काम भी खत्म हो गया, अब मैं तुझे खाऊंगी। मदन मन ही मन भगवान को याद कर कहता है, आज तो यह चुड़ैल मुझे खाकर ही मानेगी, क्या करूं? तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आती है और वो चुड़ैल से कहता है, चुड़ैल जी, आप मुझे खा लेना, लेकिन मुझे खाकर आपको ताकत नहीं मिलेगी।
मैं तो पहले से ही सूखा और कमजोर हूँ, लेकिन मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो बहुत ही मोटा ताजा है, जिसे खाकर आप और भी ताकतवर हो जाओगी। उसकी झोपड़ी यहाँ से थोड़ी ही दूर है के लिए तुम्हें उसके घर जाना पड़ेगा। बस, कहीं तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं आपको कैसे बेवकूफ बना सकता हूँ? चुड़ैल मदन से कहती है, तुम मुझे उसके पास ले चलो। चुड़ैल मदन के साथ साथ जाने लगती है। मदन चुड़ैल को घुमा फिराक इधर उधर रास्ते से घुमा फिरा कर ले जाता है। उसे पता था कि थोड़ी ही देर में सुबह हो जाएगी कि और चुड़ैल भी चली जाएगी। और कितनी दूर है वह मोटा आदमी? भूख के मारे मेरा दम निकला जा रहा है। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। चुड़ैल बोली, बस बस, थोड़ी दूर और तभी सुबह हो जाती है और चुड़ैल भी गायब हो जाती है। मदन भी अपने घर पहुंच जाता है और अपनी माँ को खेत पर हुई घटना के बारे में बताता है। पर उसकी माँ मदन की बात पर यकीन नहीं करती और मदन फिर उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाने की तरकीब सोचता रहता है। आज तो बच गया, लेकिन चुड़ैल आज रात मुझे पक्का मार कर खा जाएगी। वो मुझे नहीं छोड़ेगी। कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, कुछ तो करना पड़ेगा। सोचते सोचते उसे नींद आ जाती है और शाम हो जाती है। तभी उसकी माँ मदन को जगाती है। मदन, बेटा उठ, रात हो गई। तुझे खेत पर काम करने नहीं जाना क्या? माँ, थोड़ी देर और सोने दो। और कितनी देर सोएगा, काम करेगा तभी तो पैसे मिलेंगे। मदन अपनी माँ की बात सुनकर खेत पर चला जाता है। आज तो चुड़ैल मुझे मेरी सूखी हुई हड्डियों के साथ जब जाएगी। क्या करूं क्या करूं? वह मन ही मन चुड़ैल से पीछा छुड़ाने की तरकीब सोच ही रहा होता है। तभी उसे याद आता है, पास वाले कुएं के पास तांत्रिक बाबा की कुटिया है। क्यों ना चुड़ैल को बाबा के पास ले जाया जाए। फिर चुड़ैल आई और मदन को मारने लगी। तभी मदन बोला, मुझे मत मारो, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं आपके पास दोबारा क्यों आता? चुड़ैल सोचती है, हम बात तो यह सही कह रहा है। फिर बोली, अब तो मैं तुझे ही खाकर अपना पेट भरूंगी, जिससे मुझे ताकत मिलेगी। हाँ हाँ, खा लेना। पहले मैं थोड़ा खाना तो खा लूं। अरे ये क्या, मैं अपना खाना तो वो पास वाली कुटिया में ही भूल गया। मदन चुड़ैल से कहता है, मैं अभी खाना लेकर आया। तुम मुझे हर बार बेवकूफ बनाते हो, पर इस बार मैं बेवकूफ नहीं बनूंगी। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ठीक है, आप भी मेरे साथ चलो। चुड़ैल मदन के साथ साथ चलने लगती है। तभी मदन कुटिया के पास पहुंच जाता है और चुड़ैल से कहता है कि खाना कुटिया के अंदर है। मैं अभी खाना लेकर आया। तूने क्या मुझे पागल समझ रखा है? मैं भी तेरे साथ अंदर जाऊंगी। चुड़ैल मदन के साथ कुटिया में चली जाती है। वहां एक तांत्रिक बाबा बैठे होते हैं। वह अपनी शक्ति से पता लगा लेते हैं कि यह चुड़ैल खेत में रात को आदमियों को मारकर खा जाती है। तभी चुड़ैल मदन को गुस्से से देखती है और कहती है, अच्छा, तो यह तेरी चाल थी। मैं तुझे और इस बाबा को मारकर खा जाऊंगी। तभी तांत्रिक बाबा अपने हाथ में जादुई हथियार लेते हैं और चुड़ैल को उसी फरसा से मार डालते हैं। और मदन का भी चुड़ैल से पीछा छूट जाता है और वह खेत पर आराम से काम करने लगता है। भूतनी की शादी। अध्याय 1। अजीब रिश्ता प्रस्ताव। ये कहानी है छोटे से गांव कालीबन की, जहां रात को कोई भी सूरज डूबने के बाद बाहर नहीं निकलता था। कहते हैं गांव के बाहर पुराने खंडर में एक भूतनी रहती थी। नाम था उसका चमेली। चमेली कभी इस गांव की सबसे सुंदर लड़की मानी जाती थी, लेकिन उसकी शादी के दिन ही बारात पर बिजली गिरी और दूल्हे समेत पूरी बारात स्वर्ग से धार गई। तब से चमेली की आत्मा उसी शादी के जोड़े में उसी खंडर में भटक रही थी। गांव वाले कहते थे, जिसकी शादी नहीं होती उसे भूतनी पकड़ लेती है। और फिर अध्याय 2। हीरो की एंट्री। इस बीच गांव में एक नया लड़का आता है, मुकेश। शहर से पढ़ाई करके लौटा था, थोड़ा स्मार्ट और थोड़ा अकड़ वाला। गांव की लड़कियां उस पर लट्टू हो गईं, लेकिन मुकेश तो खुद को हीरो समझता था। भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब दिमागी बातें हैं। एक दिन गांव के कुछ लड़कों ने शर्त लगा दी, अगर तू इतना ही बहादुर है तो जाकर उस खंडर में रात गुजारा। मुकेश ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं आज ही रात वहीं सोऊंगा और अगर भूतनी मिली तो उसी से शादी कर लूंगा। अध्याय 3। पहली मुलाकात। मुकेश रात को टॉर्च लेकर खंडर पहुंचा। सब ओर सन्नाटा था। अचानक एक ठंडी हवा चली और सामने एक परछाई, फिर धीरे धीरे सफेद लिबास में चमेली प्रकट हुई। कौन हो तुम? मुकेश ने कांपती आवाज में पूछा। मैं चमेली हूँ,
मेरी शादी अधूरी रह गई थी। अब मुझे दूल्हा चाहिए। क्या तुम तैयार हो? मुकेश सोच में पड़ गया। ये सपना है या सच? लेकिन किसी वजह से वो ना नहीं कह पाया। वो बोला, ठीक है, कर लो शादी। चमेली की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, तो कल रात यहीं इस खंडर में हमारी शादी होगी। अध्याय 5। शादी की तैयारी। अगली सुबह मुकेश घर लौटा तो चेहरा पीला पड़ा था। गांव वालों को बताया, मैंने चमेली से शादी करने का वादा किया है। गांव में हड़कंप मच गया। कोई हंसने लगा, कोई डरने लगा। एक पंडित ने कहा, अरे पगले, भूतनी से शादी करेगा तो मरेगा, वो तुझे सुहागरात में खा जाएगी। लेकिन मुकेश ने ठान लिया था, अगर उसका प्यार सच्चा है तो मैं डरूंगा नहीं। अध्याय 6। भूतिया शादी। रात को पूरे गांव की नज़रों से दूर मुकेश खंडहर पहुंचा। वहां सब कुछ तैयार था, फूल, मंडप, यहाँ तक कि एक अदृश्य बैंड भी था जो भूतिया बाजा बजा रहा था। चमेली लाल जोड़े में आई। दोनों ने 7 फेरे लिए। हर फेरे के साथ हवा और ठंडक बढ़ती गई। आखिरी फेरे के बाद चमेली बोली, अब तुम मेरे पति हो, अब मैं मुक्ति पा सकती हूँ। मुकेश चौंका, क्या मतलब? चमेली मुस्कुराई, मैं पिछले 100 सालों से मुक्ति के लिए तरस रही थी। किसी जीवित इंसान से शादी करके ही मुझे मोक्ष मिल सकता था। जैसे ही उसने ये कहा वो हवा में विलीन हो गई और बस एक लाल चूड़ी मुकेश के हाथ में रह गई। मुकेश बेहोश हो गया। सुबह गांव वाले जब उसे उठाने आए तो उसे होश में लाकर पूछा, क्या हुआ? मुकेश ने सब बताया, लेकिन वहां अब कुछ नहीं था। खंडर बिल्कुल खाली था। तभी पंडित बोला, ये तो चमत्कार है, तुमने उसे मोक्ष दिलाया। पर जब मुकेश घर लौटा तो देखा उसके कमरे में एक लाल जोड़ा टंगा हुआ था और आईने में कभी कभी चमेली की परछाई दिखाई देती थी। अब मुकेश शादीशुदा था, लेकिन पत्नी स्वर्ग में और पति धरती पर। कुछ कहते हैं आज भी हर करवा चौथ पर मुकेश की थाली में चमेली का नाम लिखा संदेश आता है। सीख, कभी मजाक में भी भूतनी से शादी का वादा मत करना, क्योंकि कुछ वादे मौत से भी आगे निभाए जा सकते हैं। गांव वाले और भूतनी की कहानी। कहानी का नाम है पीपल के पेड़ की परछाई। बहुत समय पहले की बात है। बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बसा एक छोटा सा गांव था, नगवा। गांव चारों तरफ खेतों से घिरा हुआ था और बीचों बीच एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। लोग कहते थे कि उस पेड़ पर एक भूतनी रहती है। दिन में तो पेड़ के नीचे गाय बैल बांध दिए जाते, बच्चे खेलते, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता गांव का कोई भी आदमी उस तरफ नहीं जाता। कहते थे कि रात में उस पेड़ से एक औरत की हंसी सुनाई देती है, कभी बहुत मीठी तो कभी बहुत डरावनी। घटना की शुरुआत। एक बार गांव के कुछ नौजवानों ने हिम्मत दिखाई। वे बोले, भूत भूत कुछ नहीं होता, सब लोगों का वहम है। आज रात हम वहीं बैठेंगे और देखेंगे कि भूतनी है भी या नहीं। 4-5 लड़के लाठी, लालटेन और बीड़ी लेकर पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। आधी रात तक तो कुछ नहीं हुआ। सबने मजाक उड़ाया, देखा भूतनी कहाँ है। सब बूढ़े लोग डराने के लिए कहानी बना देते हैं। लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, अचानक बहुत ठंडी हवा चली। लालटेन खुद ब खुद बुझ गई। तभी पेड़ की डालियों से धीमे धीमे पायल की छन छन की आवाज आई। भूतनी का आगमन। लड़कों ने ऊपर देखा। वहां एक सफेद साड़ी पहने औरत धीरे धीरे उतर रही थी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। पहले तो सबने सोचा कि कोई औरत मजाक कर रही होगी, लेकिन जब उसने जमीन पर पांव रखते ही लगभग 3 हाथ ऊंची परछाई डाली तो सबके पसीने छूट गए। औरत ने अचानक तेज चीख मारी और उसके बाल चारों तरफ उड़ने लगे। क्यों आए हो मेरे पेड़ के नीचे? उसने डरावनी आवाज में पूछा। लड़के घबराकर पीछे हटे, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। गांव वालों की मदद। सुबह होते ही गांव वालों को पता चला कि लड़के रात से घर नहीं लौटे। सब लोग लाठी डंडे लेकर पेड़ की तरफ दौड़े। वहां जाकर देखा कि 4 लड़के बेहोश पड़े हैं और एक लड़का पेड़ की डाल से उल्टा लटका हुआ है। गांव के बुजुर्ग पुजारी ने मंत्र पढ़े और गंगाजल छिड़का, तब जाकर भूतनी की परछाई गायब हुई। लड़के होश में आए तो कांपते हुए बोले, वो सचमुच भूतनी थी, उसकी आंखें जल रही थीं और उसकी हंसी अब भी कानों में गूंज रही है। रहस्य का खुलासा।
गांव के बुजुर्गों ने बताया कि कई साल पहले इसी गांव की एक औरत को लोगों ने जादू टोना करने के शक में पीपल के पेड़ से बांधकर मार दिया था। तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। आज भी लोग मानते हैं कि रात को उस पीपल के पेड़ के पास जाने वाला कभी सुरक्षित नहीं लौटता।